गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश में बात करेंगे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैं आज बताने वाला हूं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। सेंटेंसेस विद क्लाउजेज, है ना, सेंटेंसेस विद क्लाउजेज, यानी कि हम क्लाउज के बारे में और सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इनको आपस में इंटरलिंक्ड करेंगे, आपस में ये कैसे जुड़ते हैं ये सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। कोई भी क्लाउज किसी सेंटेंस से या कौन से कंजंक्शन से जुड़ी होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में सुनेंगे और ऐसा ही सीरीज़ में आगे तक बढ़ाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसी सीरीज़ में आगे तक हम पढ़ाते चले जाएंगे, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, और आपको बहुत रेगुलरली ये क्लासेस को समझना है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि आपको पता होगा सेंटेंसेस कितने होते हैं। सेंटेंसेस प्यारे बच्चों होते हैं, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, आपका एक तो होता है प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस, और एक दूसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, है ना। और भैया तीसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस। ये हमारे 3 सेंटेंस आपको क्रम के हिसाब से मिले। आप सोच रहे होंगे सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है, वो टेंस होते हैं, वो समय होता है। सेंटेंस वास्तव में जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 ही होते हैं, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों इन सब के बारे में बड़े बेहतरीन तरीके से हम सीखने वाले हैं। आपको पता है क्लाउजेज, मैं थोड़ा सा जिक्र क्लाउजेज का भी कर देता हूं। ये आपके सेंटेंस हो गए सारे। मैं पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं प्यारे बच्चों, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लाउजेज। तो क्लाउज देखो कितनी होती है। मैं फर्स्ट क्लाउज बता रहा हूं आपकी, प्रिंसिपल क्लाउज है ना, प्रिंसिपल क्लाउजेज होती हैं। इस क्लाउज को मैन क्लाउज भी बोलते हैं कभी कभार। क्या? मैन क्लाउज, वेरी गुड, मैन क्लाउज भी इसको बोलते हैं, मैन क्लाउज। दूसरा हमारे पास क्या होती है, एक होती है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। ये वाली चीजें होती हैं प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लाउज। अच्छा, इन क्लाउजेस को आपको एक बात और पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ये जो प्रिंसिपल क्लाउज होती है ये इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, एक बार बोलेंगे, शाबाश, इंडिपेंडेंट क्लाउज, है ना। और ये वाली जो हमारी क्लाउज होती है प्यारे बच्चों, ये हमारी होती है डिपेंडेंट क्लाउज। समझ गए मेरी बात, गौर से समझिएगा। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भी मैं बोल सकता हूं, स्वतंत्र यानी ऐसी क्लाउज जो बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी अपने आप में स्वतंत्र है, मौज मस्ती अपने आप करती है, किसी से कोई मतलब नहीं। और प्यारे बच्चों डिपेंडेंट क्लाउजेस का मतलब क्या होता है, ये होती हैं जो किसी पर आधारित होती हैं, ये किसी पे आधारित होती हैं, अपना पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो क्लाउजेज हैं हमारी, ये इंडिपेंडेंट हो गई, यानी जो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, यानी अपना अर्थ पूर्ण देती हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, अर्थ देती है, अपना अर्थ देती है ना। अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लाउज की बात करूं तो जैसे कि आपने यहां पढ़ा है, ये डिपेंडेंट है, आधारित है, यानी अपना पूर्ण अर्थ नहीं देती है, अपना पूर्ण अर्थ नहीं देती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लाउज है। आई मीन ये किसी पे डिपेंड करती है, यानी इसका अर्थ देने के लिए हमें किसी अदर क्लाउज की आवश्यकता होती है। तो मैं कह सकता हूं कि अर्थ अगर पूर्ण देना है आपको, अगर पूर्ण अर्थ देना है तो हमें किसी अदर क्लाउज की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। हम कोई अदर क्लाउज ऐड कर देंगे इसमें तो इसका अर्थ कैसा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों से मिलके बना है, इन सारी चीज़ों से मिलके बनी है क्लाउजेज, यानी इनको हम क्या कहते हैं, ये सबका क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लाउजेज। ये क्लाउजेज होती हैं, मैं बता दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लाउजेज
ये क्लाउजेस के बारे में पूरी डिटेल है और ये सेंटेंसेस के बारे में। जब आप अपने नोट्स में कॉपी करेंगे तो बढ़िया तरीके से सजा के लिखना इसको। मैं अभी बोर्ड पे बोर्ड वर्क ऐसी होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि सेंटेंसेस और क्लाउजेस, मैं दो वर्ड एक साथ क्यों लाया हूं प्यारे बच्चों, इस बात को आप गौर से समझिए थोड़ा सा। ये जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, ये क्लाउजेस से जुड़े होते हैं, यानी इनका खासा मकसद है क्लाउजेस। यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनसे जुड़ी हुई है, समझ रहे हो ना। प्रिंसिपल क्लॉज पहले होती है, भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो पहली क्लॉज कैसी होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है, बीच में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और लास्ट में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सब्र रखिए। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे कौन सी होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, फिर आपका यहां पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है प्यारे बच्चों, और उसके बाद फिर से प्रिंसिपल क्लॉज होती है ना, फिर से प्रिंसिपल क्लॉज होती है। ये कंपाउंड सेंटेंस की एक पहचान है। सो ये मैं अभी बता रहा हूं कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये क्लॉज और सेंटेंसेस को मैं साथ में क्यों ले रहा हूं, है ना। और फिर मैं सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी साथ में लूंगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है प्यारे बच्चों। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपके जितने भी क्लॉज टेस्ट हैं या फिर आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है उन सब के लिए, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हमको कौन सा कंजंक्शन किस जगह यूज़ करना है, या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा यहाँ या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा। एंड द सेकंड थिंग इज हमें यही नहीं पता होता कि कौन सी क्लॉज के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है, या फिर कौन सी क्लॉज किस सेंटेंस को मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सी क्लॉज से मिलके बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सी क्लॉज से मिलके बना होता है, और सिंपल सेंटेंस किसी क्लॉज से मिलके बना ही नहीं होता, ये खुद अपने आप में एक क्लॉज है। यानी कि एक फाइनाइट वर्ब के साथ मिलके बना एक सेंटेंस जो साधारण सिंपल हो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो ये चीजें जब हम सीखेंगे इन दो के बारे में, तो इन दो के बारे में कंजंक्शन भी सारे सीख लेंगे और क्लॉजेस भी सारी सीख लेंगे, तो क्लास बड़ी होने वाली है। दो चीजें साथ में लेके चल रहे हैं, क्लॉजेस प्लस सेंटेंसेस। तो बनिए आगे करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम सीखते हैं फर्स्ट जो सिंपल सेंटेंसेस थे इसके बारे में सीखते हैं। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आप सीख लीजिए थोड़ी सी। देखो सबसे पहली बात है, इसके साथ फाइनाइट वर्ब आती है प्यारे बच्चों। कौन सी वर्ब आती है, वेरी गुड, फाइनाइट वर्ब। हाँ एक बात और, इसके साथ एक वर्ब होती है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। प्यारे बच्चों ये नॉन फाइनाइट वर्ब इसके साथ नहीं आती है, ये आपको याद रखना है। फाइनाइट वर्ब आती है। सिंपल सेंटेंस की खास पहचान, एक पहचान और मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या पहचान है कि इसमें एक तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद जितना भी मटेरियल है सारा प्रेडिकेट होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, शाबाश। प्रेडिकेट यानी कि प्रेडिकेट होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रेडिकेट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के नाउन भी हो सकता है, प्रेडिकेट आपका एडवर्ब भी हो सकता है ना प्यारे बच्चों। और मतलब ये सारी आपको बातें समझनी है, नाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब क्लॉज भी, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है, क्योंकि ये तो पूरा क्लॉज बनने वाला है। तो एक बात समझ लीजिए कि यहां आपका एडवर्ब और नाउन दोनों हो सकते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, प्रेडिकेट आता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो अब हम इसका, मैं आपको विद एग्जांपल्स चीजें समझाने वाला हूं। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे। जैसे मैं लिख रहा हूं सीमा wants to study, सीमा wants to study। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको wants जो है प्यारे बच्चों वो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन आपका टू स्टडी जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। बड़ा एक सवाल बन रहा हो आपके माइंड में कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो घबराइए मत, बने रहिए, मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों मेरे अनुसार अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि क्रम तो बिल्कुल सही है, इसी के बाद आता है बट। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है,
ये सिंपल सेंटेंस आपका नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होती, और अगर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करता हूं तो ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा। हां, आगे मैं कहता हूं सीमा हैज रिटन ए लेटर टू गॉड। अगर मैं ये लिखता हूं सीमा रिटन ए लेटर टू गॉड, या उसको भी मैं हटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो तो सीमा रिटन ए लेटर, बस मैं इतना लिखता हूं प्यारे बच्चों, सीमा हैज रिटन ए लेटर। आपको पता है हैज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद आपका ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या रहा, सब्जेक्ट रहा। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, और ऐसा हर एक सेंटेंस। मैं एक बात और लिख रहा हूं, देखिए मैं ऊपर लिखता हूं, मे बी यहां जगह नहीं है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द सेकंड एग्जाम्पल, और मैं थर्ड एग्जाम्पल बच्चों यहां लिख देता हूं, देखो आप क्रम से खुद ही कॉपी कर लेना। तीसरा एग्जाम्पल मैं कहता हूं राम इज प्लेइंग हॉकी, राम इज प्लेइंग हॉकी। एंड ये भी आपका कैसा सेंटेंस है प्यारे बच्चों, देखिए मैं जैसा कि आपको बोल चुका था, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये सारा आपका क्या है, वेरी गुड, प्रेडिकेट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मैंने यहां आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद दूसरा क्या होता है जितना भी यहां होगा मटेरियल, प्रेडिकेट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट हुआ, और ये सिंपल सेंटेंस है, और इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कौन सी है प्यारे बच्चों, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। हाँ, तो याद रखिएगा इसमें भी हमारी ये वर्ब कैसी है, शाबाश, फाइनाइट वर्ब। प्यारे बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सेंटेंस के अनुसार चेंज नहीं होती, जैसे कि इन्फिनेटिव है, जैसे कि जीरेंड है, जैसे कि पार्टिसिपल हैं। और पार्टिसिपल भी तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्यारे बच्चों ये नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है, जो दोबारा बोल देता हूं, जैसे हमारा फर्स्ट जीरेंड हो गया, सेकेंड नॉन इन्फिनेटिव हो गया, एंड द थर्ड इज पार्टिसिपल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सेंटेंस के अनुसार चेंज होती हो। यदि सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट के अनुसार वर्ब आ जाए, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के अनुसार वर्ब आ जाए, समझ रहे हैं ना मेरी बात, और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज होती हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाए। ये कहानियां अगर जिस वर्ब में लागू होती हैं वो फाइनाइट वर्ब है। कहने का मकसद सिंपल बात में यह है कि जो वर्ब सेंटेंस के कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हो या टेंस के अनुसार बदल जाती हो, वो सारी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो टेंस के अनुसार और टेंस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होती हो, उन सारी वर्ब को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। शाबाश। चलिए भाई, ये सिंपल सेंटेंस के बारे में एक बेहतरीन लेक्चर है वो मैंने दिया। अब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बता रहा था प्यारे बच्चों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ने मिलेगा और डिटेल से, फिर भी मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, नॉन फाइनाइट वर्ब ना हो, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और अगला केवल प्रेडिकेट हो, वो सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस बहुत इजी है प्यारे बच्चों, इनका कोई रोल इतना नहीं है। जो मेन चीज़ है वो आपको मैं अब बताने वाला हूँ। नंबर 2 हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों इसके बारे में पहले बेसिक जानना आपको ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 2 या 2 से अधिक क्लाउजेज हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक। कमाल की बात यह है 2 या 2 से अधिक क्लाउजेज तो हो सकती हैं, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्लॉज केवल एक होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें एक क्या होगी, शाबाश, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेन क्लॉज भी हम बोल सकते हैं। मेन क्लॉज भी हम बोल सकते हैं, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी। हाँ, एक से ज्यादा, एक से अधिक आप
सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लगा सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो सकती हैं, शर्त यह है कि एक क्लॉज प्रिंसिपल होगी और एक से अधिक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगी। दूसरी कमाल की बात समझिए, ये दो क्लॉजेज होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं, है ना? तो ये है, याद रखिए, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। प्यारे बच्चों, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं, से ऐसे लिख दें, जुड़ती हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि हमारी दो या दो से अधिक क्लॉज, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे जुड़ी होती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ये थ्योरिकल पोर्शन था, प्रैक्टिकली बता देता हूं, बड़ा प्यारा से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सुनिए प्यारे बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं प्रिंसिपल क्लॉज, इसके बाद मैं आपको यहां लिखता हूं प्यारे बच्चों, ये कमाल की बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए समझिए प्यारे बच्चों, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और मेन क्लॉज भी हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। और ये हमारी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, दूसरों पर आश्रित होती हैं। ये हमारी मेन क्लॉज रही। हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज और भी हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट स्ट्रक्चर ये है प्यारे बच्चों। अब यहां सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात आती है, ये कौन कौन से हैं तो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अभी बाद में बात करेंगे, है ना? अब देखो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज करके और मैं क्या कर दूं, मैं इस, ऐसा होता है ना, मैं आपको बता दूं कि ये अलग है, ये इतना और ये इतना मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन एक कमाल की चीज ये है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज से अटैच्ड रहता है, कनेक्ट रहता है। यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा साथ में रहती हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं होता है कि ये वाली क्लॉज उठा लें, इसको यहीं छोड़ दें, ऐसा नहीं होता, ये साथ में रहता है। मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्यारे बच्चों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर मैं लिखता हूं यहां पे सबऑर्डिनेट, ये कमाल की बात है, एसएससी ने आपकी बारी एसएससी में दिया था ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां आपको कोमा लगा के फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिखनी है, प्रिंसिपल क्लॉज। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो याद रखिए, मैंने जैसा आपको बताया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज से अटैच्ड रहता है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना? ये एक तरफ, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, ये कोमा का भी बहुत बड़ा रोल होता है प्यारे बच्चों, और उसके बाद आपका प्रिंसिपल क्लॉज, है ना? समझ लो मेरी बात। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में है तो दोनों क्लॉजेस के बीच में कहीं भी कोमा नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको पूरे वाले भाग को उठा के, इस पूरे भाग को उठा के, भाई वाह, इसको पूरे को उठा के मैं इधर रख देता हूं, इधर किधर, ये वाला सिस्टम पूरा, भाई वाह, है ना? तो उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा और फिर प्रिंसिपल क्लॉज को यहां पे लिखूंगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है बनाने का। अब जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में थोड़ा बताऊं, जैसे टिल है, अनटिल है, अनलेस है, इफ नॉट है, या फिर मान लीजिए व्हेन है, दैट है, या फिर वेयर है, या फिर ऐसे बिफोर है, आफ्टर है, अर्लियर देन है, एगो है, बैक है, ये सारे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मैं आपको लिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने जो जो बताया है ये आपको बिल्कुल एक निचोड़ दिया है मैंने। फिर हम इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको पता लगा क्लोज टेस्ट में किस तरह के इसके क्वेश्चन रखे हुए होते हैं, या
आपको पता लगेगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको कैसे दिया गया होता है। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा थोड़ा सा भारी लग सकता है, टफ लग सकता है, थोड़ा सा आपके, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल लग सकता है, बट याद रखिए आपको यही पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें आजकल एग्जाम में नहीं आ रही हैं। मैं आर्टिकल को ले लूँ, ए एन दा को ले लूँ, फ्यू, लिटिल, नाइदर और, आइदर और, ये वगैरह वगैरह एग्जाम्पल्स के रूल, ये बेसिक है, ये आज कक्षा 8, 9, 10 का बच्चा भी जानता है प्यारे बच्चों। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं आपसे पुरजोर दरखास्त करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको स्टडी करनी चाहिए होम में, घर पे स्टडी कीजिए इन चीज़ों को। ए एन दा क्या है या ए लिटिल फ्यू क्या, इन चीज़ों को तो समझ लीजिए। या कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो वगैरह वगैरह, ये सारे आप स्टडी कीजिए, इनके पेयर तो कम से कम स्टडी कीजिए, बेसिक स्टडी आप खुद भी कीजिए, टीचर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। मान लीजिए अगर टीचर इन चीज़ों को पढ़ाते रहें, मैं ही हूँ खुद, मैं ये पढ़ाता हूँ, इसके साथ ए आएगा, इसके साथ दा आएगा, इसके साथ एन आएगा, इसके एडजेक्टिव से पहले एन आता है, इसके बाद दा आता है, इसके बाद ये, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाता रहूँ और आपका 6 महीने 1 साल में वो बेसिक चीज़ कंप्लीट करूँ और आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश कंप्लीट हो गया। नेवर प्यारे बच्चों, इंग्लिश का लेवल ये एग्जाम में, ये सीखने का लेवल सही है। आप इंग्लिश सीख तो सकते हैं बट एग्जाम चेस नहीं कर सकते। एग्जाम चेस करने के लिए यू हैव टू डू इट। आपको इन लेवल को पढ़ना पड़ेगा, आपको चीजें समझनी होंगी, कैसे क्लोज टेस्ट नहीं हो रहे हमसे, क्यों नहीं हो रहे, मजबूरी, कमजोरियां हैं हमारी कुछ, जिससे हम हमारे क्लोज टेस्ट नहीं बन पाते हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, मेरी ये लेक्चर नंबर 1 है, ऐसे ही सीरीज को पूरे देखते रहिए और मुझसे कह दीजिएगा बाद में कि सर हमारा क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा है। देखने ला, आपको जितने भी कंजंक्शन है सारे यूज करने आ जाएंगे, जितनी भी क्लाउजेज है सब आ जाएंगी, एडवर्बियल क्लाउज हो, नाउन क्लाउज हो, नॉन फाइनाइट क्लाउज हो, फाइनाइट क्लाउज हो, जितनी भी क्लाउज है ना, एडजेक्टिव क्लाउज है, या जो भी आपको पता है कंजंक्शन के बाद कौन सी क्लाउज आ रही है, पहले कौन सी, सब कुछ डन हो जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, एक एक चीज डन कराऊंगा, कोशिश करूंगा आपको पूरा लेक्चर ये दे सकूं मैं। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको बताते हैं, लेकिन ये इसमें टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है एंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो मे बी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको और मैं कोशिश करूंगा कि सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। तो आप बने रहिए, मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में ये समझा चुका हूं, कल इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूंगा। आप जुड़े रहिए, कल की क्लास को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।